बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 14। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद रात को दरबार कम ही लगाता था। यूं रोज रात में वो किसी न किसी अमीर या सरदार को मशवरे के लिए बुलाया करता था। शिरको को उमरा में सबसे अहम मकाम हासिल था, इसलिए उसे तकरीबन हर शब कसरे शाही में हाजिरी देना पड़ती थी। आज रात तो उसे लाजमी तौर पर सुल्तान के हजूर पेश होना था। वो महल जाने की तैयारी कर रहा था कि शाही हरकारा उसे बुलाने आ गया। सुल्तान मुअज्जम ने आपको याद फरमाया है अमीर। और कोई अमीर है सुल्तान के हजूर में? शिरको ने शाही हरकारे से दरियाफ्त किया। जी हाँ अमीर, जिस वक्त मैं आपको इत्तला देने चला हूं तो अमीर शरफुद्दीन बरगश बाब आली में दाखिल हो रहे थे। मुमकिन है कि और उमरा को भी तलब किया गया हो। हरकारे ने असदुद्दीन शिरको की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। मिजाज अली के बारे में क्या ख्याल है? बरहम तो नहीं है? शिरको ने अपने इत्मीनान के लिए पूछा। बिल्कुल नहीं अमीर, चेहरे पे खश्मगीनी का जरा भी असर नहीं, हरकारे ने जवाब दिया। दरबार की गाड़ी उसे लेने आई थी। शिरको उसमें बैठ के महल पहुंच गया। हरकारे ने ठीक कहा था। अमीर शरफुद्दीन बरगश सुल्तान के पास मौजूद थे। शिरको सलाम करके सीधा खड़ा हो गया। सुल्तान ने जवाब देकर बरगश के बराबर बैठने का इशारा किया। शिरको सर झुका के बैठ गया। सुल्तान का चेहरा शिगुफ्ता हो रहा था। उन्होंने उस शिगुफ्तगी से कहा, शिरको, हमारे कानों में कितने दिनों से खबरें पहुंच रही हैं कि मिस्र का वजीर आजम शिकस्त खाकर हमारी तरफ आया है, लेकिन ये खबर अब तक महज अफवाह ही है। अमीर बरगश का ख्याल है कि अगर मलिक शावर हमारी तरफ चला है तो वो 2 हफ्तों तक यहाँ पहुंचेगा। हजूर अली ने क्या अंदाजा लगाया है? शिरको दिल में मुस्कुरा रहा था। सुल्तान चंद लम्हे रुका, फिर बोला, हमारा ख्याल है कि अगर दमिश्क की मदद हासिल करना चाहता है तो इस वक्त तक दमिश्क पहुंच जाना चाहिए। आला हजरत का इरशाद बिल्कुल बजा है, शिरको ने फौरन कह दिया। यानी तुम्हारा अंदाजा भी यही है? सुल्तान ने खुश होकर कहा। सुल्तान मुअज्जम, खादिम ने कोई अंदाजा नहीं लगाया बल्कि हकीकत का इजहार किया है। शिरको ने बात तूल देने के लिए मुबहम जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? सुल्तान उलझने लगा। कौन सी हकीकत बयान की है तुमने? आलिजा, ये हकीकत है कि मिस्र का वजीर आजम मलिक शावर दमिश्क पहुंच चुका है। शिरको ने बात फिर भी साफ नहीं की। सुल्तान ने ताज्जुब से शिरको को देखा। हम समझे नहीं शिरको, जो कहना है साफ साफ कहो। सुल्तान मुअज्जम, शिरको ने मजबूत लहजे में कहा, गुलाम दरबार आली में कोई गलत बात जुबान से नहीं निकाल सकता। मलिक शावर इस वक्त बिरादर मुकर्रम अमीर नजमुद्दीन की हवेली पर मौजूद हैं और कदम बोसी का ख्वाहिशमंद है। हुक्म आली हो तो अभी हाजिर कर दिया जाए। फिजा में एक खुशगवार हैरत फैल गई। सुल्तान की आंखें चमक उठी और उसने मुसरत आमेज नजरों से शिरको को देखा। अमीर शिरको, तुमने ये इत्तला पहुंचाकर हमें फरहत बख्शी। हम कई साल से मिस्र के मद्दो जजर और इंकलाब दर इंकलाब की कैफियत बगौर देख रहे थे। हमने महसूस कर लिया था कि मिस्र के हर साल और अक्सर हर माह बदलने वाले वजीर आजम अपने मुल्क और कौम के तो वफादार थे ही नहीं, वो खुद अपने से भी मुखलिस नहीं थे। मिस्र की हुकूमत और सरजमीन जिस कदर हमें अजीज है, उतनी ही अहमियत इस मुल्क की शाही यरूशलेम की नज़र में भी है। और यही वजह है कि मिस्र में वजीर आजम की हर तब्दीली के वक्त यरूशलेम ने उसमें दखल दिया है। इस मुख्तसर तबसरे का मकसद यह है कि मिस्र के मामलात में दखल देने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना होगा। सुल्तान खामोश हुआ तो अमीर बरगश बोला, सुल्तान मुअज्जम की बालिग नज़र मुसल्लम है। अमीर बरगश का तबसरा दरअसल खुशामद के झेल में आता था, इसलिए शिरको का मुंह बन गया। उसने कहा, बेशक सुल्तान मुअज्जम ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है वहां तक हजूर वाला ही की नज़र पहुंच सकती है। इन हालात में हम वाबस्तगान तख्तो ताज के लिए क्या हुक्म है? सुल्तान शायद इस दौरान किसी नतीजे पर पहुंच चुका था। उसने अहकामात जारी किए। दमिश्क से काहिरा और दमिश्क से यरूशलेम तक तमाम जासूसों को एक सिलसिले में पिरो दिया जाए। दरबार को दोनों मकामात की हर साथ की खबर पहुंचनी चाहिए। खबरों की फौरी तरसील के लिए हर मंजिल पर सबा रफ्तार घोड़ों की तादाद बढ़ा दी जाए और दोनों सल्तनतों के सदर मकाम को नामाबर कबूतर भेजे जाएं, जिनके जरिए हर किस्म की फौजी नकलो हरकत की इतलात रवाना की जाएं। सुल्तान फिर खामोश हो गया। असदुद्दीन शिरको को उलझन हो रही थी। सुल्तान ने चंद अहकामात का ऐलान किया था, लेकिन 2 अहम मामलात के बारे में कुछ नहीं कहा था। जब खामोशी तूल खींचने लगी तो शिरको ने जबान खोली।
आली जान ने जो अहकामात सादिर फरमाए हैं उन पर इसी वक्त से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सुल्तान बिल्कुल खामोश था। उसने शिरको की बात पर कोई तवज्जो ना की या फिर उसे जवाब के काबिल ना समझा। असदुद्दीन शिरको को आखिर कहना ही पड़ा। सुल्तान मुअज्जम के अहकामात खादिम ने जहन नशी कर लिए हैं, इसके अलावा कोई और हुक्म आली? शिरको ने कंखियों से सुल्तान को देखा। मिस्र के वजीर आजम को कल हमारे हजूर पेश किया जाए, दरबार में नहीं महल में। सुल्तान ने एक और हुक्म सादिर किया। शिरको ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने फौरन कहा, खादिम को अहकामात की तामील की इजाज़त दी जाए। तुम जा सकते हो शिरको। सुल्तान ने उसे रुखसती की इजाज़त दे दी। शिरको रुखसती सलाम के लिए झुका था कि सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। इस बात का ख्याल रखा जाए कि मिस्र के वजीर आजम के दमिश्क आने की खबर सिर्फ अमीर बरगश, अमीर नजमुद्दीन और अमीर असदुद्दीन शिरको को है। चौथा शख्स इस राज से वाकिफ ना होना चाहिए। हम इस खबर को फिलहाल आम नहीं करना चाहते। सुल्तान मुअज्जम, इस राज से दो जवान और भी वाकिफ हैं, उन्हें इस हुक्म से माफ फरमाया जाए। शिरको ने सुल्तान को मुतला किया। कौन है वो? उन्हें किसने इत्तला दी? सुल्तान का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आलीजा, ये दोनों जवान अमीरजादा सलाहुद्दीन और अमीरजादा जफर हैं। शिरको ने इंकिशाफ किया। उन जवानों को किसी ने मुत्तला नहीं किया, बल्कि खुद उन्होंने मलिक शावर को बिरादर अमीर नजमुद्दीन की हवेली तक पहुंचाया था। अमीरजादे सैर को निकले थे कि मलिक शावर ने खुद उन्हें रोक कर अपना तारुफ कराया। वो दोनों मलिक शावर को लेकर सीधे अमीर नजमुद्दीन की हवेली पर गए और उसे उनके हवाले कर दिया। ठीक है, सुल्तान ने सर हिलाया। उन दोनों को ताकीद कर दी जाए कि वो इस खबर को आम ना करें। मलिक शावर ने अमीर नजमुद्दीन के मेहमान खाने में एक शब इस तरह गुजारी जैसे वो कैद तन्हाई में रहा हो। गुलाम और कनीजें उसकी खिदमत पर मामूर थी, लेकिन सिवाय उसके हुक्म की बजावरी के वो और कुछ ना करती थी। मलिक शावर के बड़े इसरार पर एक कनीज ने मलिक शावर को डरते डरते बताया, आका की ताकीद है कि आपके हुक्म की तामील की जाए, मगर कोई गैर ज़रूरी बात ना की जाए। मैं तुमसे ना तो कोई गैर ज़रूरी बात कह रहा हूँ और ना कोई गलत हुक्म दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि अमीर नजमुद्दीन मुझे गुफ्तगू के लिए दोबारा कब बुलाएंगे। मलिक शावर का लहजा बड़ा आजिज़ाना था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, कनीज़ ने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया था, मैं इस सिलसिले में आपको कोई जवाब नहीं दे सकती, इसलिए कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, और अगर मुझे इल्म होता तब भी मैं आपको नहीं बताती। तुम लोग बहुत सख्त दिल हो। मलिक शावर को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें अपने मेहमान की हालत पर जरा भी रहम नहीं आता। आप जो चाहे कह लीजिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको दोबारा कब बुलाया जाएगा। कनीज ने नरमी से जवाब दिया। मलिक शावर ने मेहमान खाने के पर्देदारों से फर्दन फर्दन नजमुद्दीन के बारे में मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए, लेकिन उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमें कुछ नहीं मालूम। मलिक शावर ने गुस्से में आकर कनीजों और गुलामों में से कई एक को बुरा भला भी कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात का बुरा ना माना और हर सवाल के जवाब में सिर्फ ये कहते रहे, हमें नहीं मालूम। मलिक शावर ने पहाड़ जैसी रात आंखों में काट दी। सुबह दम उसकी आंख लगी थी कि एक गुलाम ने जगा दिया, आपको आका याद कर रहे हैं। क्यों? मलिक शावर चिढ़ गया। सुबह ही सुबह मेरी क्या जरूरत पड़ गई? आपको सुल्तान आली मकाम के सामने पेश होना है। गुलाम की उस बात से मलिक शावर के जिस्म में जैसे ताजगी पैदा हो गई। वो जल्दी जल्दी मुंह धोकर तैयार हो गया। चलो मैं तैयार हूं, मलिक शावर ने गुलाम से कहा। मलिक शावर और गुलाम दोनों मेहमान खाने के बाहर आए। सामने एक बंद गाड़ी खड़ी थी। गुलाम ने गाड़ी के पास रुक कर कहा, तशरीफ रखिए इसमें। गाड़ी में? मलिक शावर ने हैरानी से पूछा। तशरीफ रखिए, मुझे यही हुक्म है। और गुलाम ने कब्ज़ा शमशीर पर हाथ रखा। मुझे जाना कहाँ है? मलिक शावर ने एहतजाज किया। तुमने कहा था कि अमीर ने मुझे याद किया है, अब कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बहस ना कीजिए मेहमान, हम आका के पास जा रहे हैं। गुलाम के लहजे में सख्ती आ गई। लेकिन मैं, गुलाम ने बड़ी तेजी से नियाम से तलवार खींच ली और मलिक शावर की बात कट गई। गुलाम ने तलवार लहराते हुए कहा, मुझे सख्ती पर मजबूर ना कीजिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आका ने हुक्म दिया है कि आपको उन तक पहुंचाया जाए। मैं तामील हुक्म पर मजबूर हूं, मगर मुझे मालूम होना चाहिए। खामोश रहिए। गुलाम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और मलिक शावर गुलाम का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में हर तरफ पर्दे पड़े थे, इसलिए बाहर की कोई चीज़ नजर न आती थी। मलिक शावर ने देखने की कोशिश ना की। मलिक शावर को उस वक्त अफसोस हो रहा था कि उसने सुल्तान शाम के पास आने में गलती की। इससे अच्छा तो शाह यरूशलेम था, जो अपने ताउन का अगरचे भारी मुआवजा वसूल करता था, लेकिन मदद को तो फौरन पहुंचता था।
مصر میں آئے دن وزارت کے انقلاب کی سب سے بڑی وجہ شاہی یروشلم کی ریشہ دوانیاں تھی۔ وہ ہر وزیر کی مخالف جماعت کو اپنے تعاون کا یقین دلاتا، اس طرح انقلاب آ جاتا اور شاہی یروشلم کو معاوضے میں ایک بھاری رقم وصول ہوتی۔ سلطان مصر اس زمانے کی سیاست کا ایک اہم مہرہ تھا۔ پہلے سلجوقی سلطان اور اب زنگی سلطان اس سلطنت کا ہمیشہ تعاون حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اس وقت سلطان شام کا سب سے بڑا حریف شاہی یروشلم تھا اور اسے شکست دینے کے لیے مصر کا تعاون ضروری تھا۔ اس بات سے مصری وزیر اعظم بھی واقف تھے، اس لیے ہر اہم موقع پر وہ سلطنت شام اور سلطنت یروشلم دونوں سے رقم بٹورتے تھے۔ ملک شاور نے دمشق آنے سے پہلے شاہی یروشلم سے بھی مراسلت کی تھی، لیکن شاہی یروشلم نے ملک شاور کے مخالف زرغام سے تعاون کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے ملک شاور کو مجبوراً سلطان شام کے پاس آنا پڑا۔ لیکن یہاں وہ ایک اور مشکل میں پھنس گیا تھا۔ بند گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے برے برے خیالات آ رہے تھے۔ پھر گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی اور ایک زری کمر غلام نے پردہ ہٹا کر بڑے مہذب طریقے سے کہا، تشریف لائیے معزز مہمان۔ ملک شاور اس قدر دل برداشتہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکا کہ وہ اس وقت دمشق کے عظیم الشان شاہی محل میں ہے، جس کے مسجع اور مرصع در و دیوار آنکھوں کو کھیرا کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے گاڑی سے اترا اور چند سیڑھیاں چڑھ کے راہداری میں پہنچ گیا۔ زری کمر غلام اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے ٹھہر کے ملک شاور سے کہا، ہوشیار مہمان، آپ حضور عالی میں پیش ہونے والے ہیں، میں اجازت لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ غلام اندر چلا گیا اور ملک شاور نے اطمینان سے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ مصر کا حریم خلافت دنیا کے درباروں میں خاص اہمیت رکھتا تھا، لیکن دمشق کا شاہی محل بھی کسی سے کم نہ تھا۔ دروازوں پر حریری پردے تھے جن پر جواہر ریزے ٹکے ہوئے تھے اور راہداری کے ستونوں پر چاندی سونے کے پتے چڑھے تھے۔ ملک شاور کی نظریں ابھی محل کے در و دیوار پر تھیں کہ غلام آ گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں مہمان، سلطان دمشق نے آپ کو حاضر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملک شاور اس کے ساتھ چلنے لگا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سلطان نامعلوم کس طرح پیش آئے، اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ملک شاور کا گلا خشک ہونے لگا۔ اب تک کئی دروازے پار کر چکا تھا اور جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا محل کی آرائش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر غلام نے موتیوں کا ایک پردہ ہٹا کر سرگوشی کی، نظر با ادب، سلطان ابن سلطان، شہنشاہ دورہ، نور الدین محمود بالمقابل جلوہ افروز ہیں۔ ملک شاور نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ایک ادھیڑ عمر شخص جس کی داڑھی میں کچھ سفید بال بھی تھے بڑے روب سے تخت پر بیٹھا تھا۔ ملک شاور نے ایسا پرجلال چہرہ نہ دیکھا تھا، وہ مروب ہو گیا۔ ملک شاور اپنا مقصد بیان کرے، سلطان نے بے پرواہی سے کہا۔ ملک شاور نے کنکھیوں سے دونوں طرف دیکھا، اسے امیر نجم الدین کہیں نظر نہ آیا۔ اس وقت صرف امیر برگش اور امیر اسد الدین شیرکو موجود تھے۔ ملک شاور نے اسد الدین شیرکو کا نام سنا تھا، لیکن وہ اسے پہچانتا نہ تھا۔ ملک شاور نے دبی آواز میں کہنا شروع کیا، اے سلطان دمشق، میں نے صرف 6 ماہ پہلے مصر کی وزارت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ امرائے سلطنت تو میرے ساتھ تھے، لیکن حریم خلافت کے داروغہ زرغام نے شاہ یروشلم کی شہ پر بغاوت کر دی اور مجھے سلطان کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ ملک شاور کو دربار دمشق سے کیا امید ہے؟ سلطان نے سوال کیا۔ سلطان معظم، زرغام باغی اور ظالم ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، سلطان دمشق مظلوم کی مدد فرمائے۔ ملک شاور نے عاجزی سے جواب دیا، سلطنت مصر کے معاملے میں شاہ یروشلم بھی ملوث ہے، تم یروشلم کو خراج دیتے ہو، پھر دمشق تمہارے معاملات میں کیوں دخل دے؟ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، اگر سلطان دمشق نے میری مدد نہ فرمائی تو مصر پر نصرانیوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو جائے گا۔ ملک شاور نے ایک نیا انداز اختیار کیا، اور اگر ہم نے تمہاری مدد کے لیے لشکر روانہ کیا تو کیا ہوگا؟ سلطان نے ملک شاور کو تیز نظروں سے دیکھا۔ میں اس نوازش کے بدلے میں شاہی لشکر کے تمام اخراجات ادا کروں گا۔ ملک شاور نے بڑی فراخ دلی سے پیشکش کی۔ ملک شاور، ہمیں تمہاری فراست پر شبہ ہونے لگا ہے، سلطان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ شام سے مصر جانے والا لشکر یروشلم کے ریگستانی علاقے میں شاہی یروشلم کے لشکر سے ٹکرا بھی سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں مصر میں تمہارے دشمن زرغام سے جنگ کرنے سے پہلے شاید یروشلم سے جنگ کرنا پڑے گی۔ سلطان معظم درست فرماتے ہیں، ملک شاور نے تسلیم کیا۔ اس بات کا امکان موجود ہے، شاید شاہ یروشلم یہ گوارا نہ کرے گا کہ میں پھر سے مصر کا وزیر اعظم ہو جاؤں۔ سلطان نے اس کی سنی انسنی کر دی، یہ بھی ممکن ہے یروشلم سے ہماری جنگ ایک بڑی صلیبی جنگ کی صورت اختیار کرے، کیونکہ پورا یورپ یہ چاہتا ہے کہ یروشلم پر امالرک کا قبضہ ہر صورت برقرار رہنا چاہیے۔
इस बात का भी इम्कान मौजूद है। सुल्तान मुअज्जम मलिक शावर ने इस बात का भी इकरार किया। यहाँ पर इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अमीर इमादुद्दीन जंगी के दौरे हुकूमत में यरूशलेम का बादशाह शाह बाल्डोन सियोम था। 1143 ईस्वी में एमालरिक शाह यरूशलेम हो गया था। सुल्तान ने नरम लहजे में कहा, मलिक शावर, इन हालात के तहत हमें तुम्हारे साथ शाही लश्कर भेजने से क्या हासिल होगा, इस बात पर तुम्हें गौर करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मलिक शावर जल्दी से बोला, मेरी कामयाबी की सूरत में मिस्र की मजमूई आमदनी का 1/3 हिस्सा बतौर खिराज सालाना सल्तनत दमिश्क को अदा किया जाया करेगा। उसकी अदायगी का मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। बाज़ जगह 1/3 की बजाय 3/4 हिस्सा लिखा गया है, जो दुरुस्त नहीं है। उस वक्त सुल्तान ने शीरको की तरफ देखा। असदुद्दीन शीरको मेहमान को अमीर नजमुद्दीन की हवेली से शाही मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया जाए। फिर मलिक शावर की तरफ पलट के कहा, तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब जल्द दिया जाएगा। उस गुफ्तगू के बाद सुल्तान ने साहिब खास को इशारा किया। उसने सुल्तान का इशारा पाकर फौरन बर्खास्त का नारा बुलंद किया। इसका मतलब था कि सुल्तान अब मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहते, दरबारी अपने काम पर जा सकते हैं। दरबार में था ही कौन, अमीर बरगश और असदुद्दीन शीर को। मलिक शावर हक्का बक्का इधर उधर देख रहा था। बर्खास्त के ऐलान का मतलब तो वो भी समझ गया था कि सुल्तान ने उसकी दरख्वास्त का अभी फैसला नहीं किया है, और अभी यह भी पता नहीं कि वो कब तक फैसला करेगा। उसी वक्त सुल्तान खड़ा हुआ और पुश्त के हरीरी पर्दे के पीछे चला गया। अमीर बरगश दरवाजे पर पहुंच चुका था और शीर को एक गुलाम से गुफ्तगू कर रहा था। मलिक शावर ने चाहा कि असदुद्दीन शीरको से कोई बात करे, लेकिन शीरको उसके करीब पहुंचने से पहले ही बाहर निकल गया। गुलाम ने मलिक शावर के पास आकर कहा, चलिए मैं मेहमान खाने में पहुंचा दूं। मलिक शावर सर झुका के उसके साथ हो लिया। काहिरा में यह अफवाह कई हफ्ते तक गर्दिश करती रही कि मलिक शावर अपने बेटों के साथ दमिश्क पहुंचा हुआ है, और जल्द ही सुल्तान दमिश्क का लश्कर उसके 2 बेटों के जेरे कमान काहिरा रवाना होने वाला है। उस इत्तला से जरगाम के मुखालिफ उमरा को अपनी बहस करने का मौका मिल गया। जिन उमरा और अमायदीन सल्तनत ने मलिक शावर का साथ दिया था, उनमें से बहुत सौ को जरगाम के हिमायती गिरोह बरकिया ने ठिकाने लगा दिया था। जो बच गए थे उन्होंने उस सकून से फायदा उठाया जो जरगाम के वजीर आजम हो जाने से वक्ती तौर पर पैदा हो गया था। अमीर सईदुल सादा उन उमरा में से थे जिन्होंने खुल के मलिक शावर का साथ दिया था। जरगाम की फहरिस्त में सर फहरिस्त सईदुल सादा का नाम था, जिन्हें मुल्क दुश्मनी के जुर्म में सूली पर लटकाया जाना था। सईदुल सादा और उन जैसे उमरा का अब तक खात्मा हो गया होता अगर जरगाम को मलिक शावर के वापिस आने का डर ना होता। जरगाम ने अपने तमाम मुखालिफ उमरा के साथ मुनाफकत की रविश इख्तियार की थी। वो उमरा को यह तासुर देने की कोशिश करता रहा कि उसका इख्तिलाफ सिर्फ मलिक शावर से था। वो मुल्क से भाग गया है, इसलिए अब उसका और कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जरगाम अपने दुश्मन के उमरा के साथ दोस्त उमरा से ज्यादा बेहतर सलूक कर रहा था। उससे बाज नेक तबीयत उमरा धोखा खा गए थे और वो काहिरा में जम के बैठ गए थे। लेकिन चालाक और तजर्बाकार उमरा मलिक शावर की शिकस्त के साथ ही काहिरा छोड़ गए थे। सईदुल सादा बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए उन्होंने जरगाम को काबिल एतमाद समझ लिया और उसके दिल में जगह हासिल करने के लिए दारुल वजारत के रोज चक्कर लगाने लगे। फिर जब मलिक शावर के दमिश्क जाने की अफवाह कमज़ोर हुई और बाज़ ताजिरों ने इस बात की तस्दीक की कि दमिश्क के बाज़ारों में एक साथ घूमने फिरने वाले दोनों जवान सुल्तान दमिश्क के बेटे नहीं बल्कि उमरा के लड़के हैं, तब जरगाम को मलिक शावर की तरफ से इत्मीनान हुआ और वह मलिक शावर को मुर्दा समझकर उसकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो गया। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि मिस्र के वजीर, जो दरअसल वहां के मुतलकुल इनान बादशाह होते थे, उन्हें यह मालूम था कि दमिश्क का सुल्तान और यरूशलेम का शाह एमालरिक दोनों ही मिस्र से दोस्ती और ताउन के ख्वाह हैं। इसलिए मिस्र का हर वजीर अपने अपने तौर पर यरूशलेम और दमिश्क से गैर फौजी और अक्सर फौजी मदद अपना हक समझते थे। फिर उसी पर बस ना था, बल्कि मतलब निकलने के बाद वो तोते की तरह आंखें बदल लेते थे। इस दफा भी कुछ इसी तरह की सूरत पैदा हुई थी। मौजूदा वजीर आजम मिस्र ने जब अपने हमनवा गिरोह बरकिया के साथ मलिक शावर पर यलगार की तो उसने खुफिया तौर पर शाह एमालरिक फरमा रवाए यरूशलेम की आशीर्वाद हासिल कर ली थी। जाहिर था कि उस जबानी आशीर्वाद की कुछ कीमत भी होना चाहिए थी। बस जिस वक्त दारोगा महल्लात जरगाम को मलिक शावर पर फतह हासिल हुई और जरगाम ने खलीफा लाजिद से कलमदान वजारत हासिल कर लिया, तो शाह यरूशलेम ने अपनी आशीर्वाद की कीमत वसूल करने के लिए एक सफारत जरगाम के पास भेजी। उस सफारत का सरबरा एक पादरी था, जो बज़ाहिर पादरी था लेकिन अंदर से यरूशलेम की एक निहायत अहम सियासी शख्सियत थी।
यरूशलेम की सफारत ने दारुल वजारत में पेश होने या कयाम करने से शहर के एक गिरजा में कयाम किया। इसका मकसद जरगाम से बातचीत के साथ साथ मौजूदा वजीर आजम की फौजी ताकत का अंदाजा भी लगाना था। यरूशलेम की सफारत ने जब मिस्र के हालात की तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि जरगाम की वजारत ने मिस्र के हालात यकसर बदल कर रख दिए हैं। पुराने उमरा या वज़रा या तो जंग में मारे गए हैं या फिर ऐसे पोशीदा हुए हैं कि जिनके मुतालिक किसी को इल्म नहीं। वजीर आजम जरगाम इस कदर खुद सर फिरौन हो गया है कि किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पूरी हुकूमत पर उमराए बरकिया का कब्जा है और वही स्याहो सफेद के मालिक हैं। जरगाम ने अपने आप को मिस्र का बादशाह समझ लिया है और दूसरे ममालिक से तमाम पुराने मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। उन हालात में यरूशलेम वालों के खिराज की अदायगी मुश्किल ही नजर आती थी, लेकिन सफारत बगैर जरगाम से गुफ्तगू किए वापस भी नहीं जा सकती थी। फिर एक शाम यरूशलेम की 3 अशखास पर मुश्तमिल सफारत दारुल वजारत पहुंच गई। वजीर आजम जरगाम अपने उमराए बरकिया के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था। उसने सफारत को इंतजार करने का पैगाम भेजा, फिर उमरा से दोबारा गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। उसकी गुफ्तगू इस कदर तूल खींच गई कि सफारत को एक बार फिर मुलाकात की दरख्वास्त करना पड़ी। जरगाम ने शायद उसे बेजा मुदाखलत तस्वुर किया और सफारत को पैगाम भिजवाया गया कि वजीर आजम इंतहाई अहम गुफ्तगू में मसरूफ हैं, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती। सफारत को मेहमान खाने में ठहरने का भी हुक्म दिया गया, लेकिन सफारत ने उस हुक्म की पाबंदी नहीं की और वो गिरजा वापस चले गए जहां वो पहले से ठहरे हुए थे। दारुल वजारत से वापस होते हुए सफारत ने महल के दरबान को आगाह कर दिया कि वो फलां गिरजा में ठहरे हुए हैं और जब वजीर आजम को फुर्सत हो तो उन्हें वहां से बुलवा लिया जाए। इस तरह यरूशलेम की वजारत को काहिरा में ठहरे हुए 1 हफ्ता और गुजर गया। इस दौरान ना दारुल वजारत से उन्हें बुलाया गया और ना उन्होंने खुद वहां जाने की कोशिश की। इसी दौरान मुल्क मिस्र एक और अजाब में मुब्तला हो गया। जरगाम ने यह समझते हुए कि उसके दुश्मन अब बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, नीज ये कि उसकी ताकत इस कदर मजबूत हो चुकी है कि अब उसे यरूशलेम को खिराज देने की जरूरत नहीं, उसने मिस्र में रिवायती जुल्म और सितम का वो बाब खोल दिया जिस पर हर नया वजीर आजम अमल किया करता था। जरगाम ने अपने भाई नासिरुद्दीन हमाम को हुक्म दिया उन तमाम उमरा की फहरिस्त पेश की जाए जो मलिक शावर की हुकूमत में उसके दस्तो बाजू थे। नासिरुद्दीन हमाम ने दस्त बस्ता अर्ज किया। वजारत माब ने कलमदान वजारत संभालते ही उमरा की एक फहरिस्त इस खादिम को अता की थी कि इसे संभाल के रखा जाए और तलब करने पे पेश की जाए। वो फहरिस्त कहाँ है? हमें वही चाहिए। जरगाम ने उसकी बात काट दी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। नासिरुद्दीन ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए जवाब दिया। वजारत माब ने फहरिस्त देने के चंद रोज बाद मुझे हुक्म दिया था कि उस फहरिस्त को ज़ाया कर दिया जाए, चुनाचे मैंने हुक्म की तामील कर दी थी। ये गलत है, मैंने फहरिस्त ज़ाया करने का हुक्म नहीं दिया। जरगाम आग बगोला हो गया। नासिरुद्दीन हमाम के पास उसका कोई जवाब ना था, वो खामोश रहा। जरगाम ने दूसरा हुक्म दिया, तुम लोगों से दरियाफ्त करके दूसरी फहरिस्त तैयार करो और जो उमरा जिंदा है उन्हें फौरी तौर पर तहे तेग कर दो। नासिरुद्दीन ने हैरानी से भाई को देखा। वजारत माब को अच्छी तरह मालूम है कि मलिक शावर के वफादार उमरा ने इस इंकलाब में दरपर्दा हमारा साथ दिया था और वजारत माब ने उन्हें माफ करके आला ओहदों पर फाइज कर दिया है। क्या उन लोगों को भी कत्ल कर दिया जाए? नासिरुद्दीन, जरगाम चीख के बोला, तुम किस कदर नादान हो। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी आस्तीन में सांप पालें ताकि वो मौका पाकर हमें डस लें, लेकिन वजारत माब ये तो बड़ा जुल्म होगा। चुप रह बदजबान, तेरी ये जुर्रत के मिस्र के वजीर आजम को जवाब दे रहा है। दूर हो मेरी आंखों के सामने से। जरगाम ने जोर से पैर पटका। उस वक्त जरगाम का दूसरा भाई फखरुद्दीन हमाम भी उसी महफिल में मौजूद था। उसने यही बेहतर ख्याल किया कि नासिरुद्दीन को वहां से निकाल ले जाए, वरना खतरा था कि जरगाम कहीं उसके कत्ल का हुक्म ना देते। फखरुद्दीन जब नासिरुद्दीन का हाथ पकड़ के उसे दूसरे कमरे में ले गया तो नासिरुद्दीन ने भाई से शिकवा किया, फखरुद्दीन भाई, तुमने जरगाम की गुफ्तगू का अंदाज देखा। मुझे वो अपना नौकर समझता है, हालांकि अगर मैं और तुम उसकी मदद ना करते तो मलिक शावर के उमरा उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। मुझे तुमसे इत्तेफाक है नासिर। फखरुद्दीन जो उस वक्त मिस्री लश्कर का सिपह सालार था, उसने भाई को समझाया, मगर पागल के साथ पागल तो नहीं बन जाते। इक़्तिदार ने उसे अंधा और बहरा कर दिया है। अगर उसका यही हाल रहा तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए भाई? नासिरुद्दीन ने बेबसी से भाई को देखा। जिंदा रहना है तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है, फखरुद्दीन ने जवाब दिया। सल्तनत की मसलहतें एक बादशाह ही समझ सकता है, हमें उसमें दखल देने की जरूरत नहीं। नासिरुद्दीन हमाम ने बड़े जबर के साथ उस नाखुशगवार काम का आगाज किया।
اس وقت واجب القتل لوگوں کی فہرست تیار کی گئی، اس میں بھی سر فہرست سعید السعداء کا نام تھا۔ پھر 8 ایسے امیر تھے جو اس وقت قاہرہ میں موجود تھے اور انہوں نے زرقام سے وفاداری کا اظہار کر کے اپنی گردنیں بچا لی تھیں۔ باقی جن امیروں کے نام لکھے تھے ان میں سے کوئی بھی قاہرہ میں موجود نہ تھا، یا تو وہ قتل ہو گئے تھے یا پھر ملک شاور کی شکست کے بعد کسی اور جگہ جا کے پوشیدہ ہو گئے تھے۔